हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और कहानी एंजॉय कर रहे होंगे। अगर कहानी पसंद है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की नई कहानी। रचना का अब यहाँ घुटन हो रही थी। उस रिपोर्ट को हाथ में लिए हुए सदमे से पिछले आधे घंटे से खड़ी हुई थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके साथ इतना बड़ा धोखा हो रहा है। उसका पति मयंक उसके साथ इतना कुछ कर गया, उसे उसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। कहाँ तो ये दुनिया भर के ताने मयंक के प्यार में भुला देती थी, और कहाँ ये रिपोर्ट मयंक का प्यार केवल छलावा भर था। क्या सच है क्या झूठ, उसे अभी भी समझ में नहीं आ रहा था। पर इस बात को वह मयंक के मुंह से ही सुनना चाहती थी। लेकिन वे तो अपने परिवार वालों के साथ अपनी छोटी बहन साबी की सगाई में गया हुआ था, उसे अकेला यहाँ छोड़कर, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले काफ़ी हंगामा हुआ था। बरबस ही उसे वे दिन याद हो आया जब 5 साल पहले वे मयंक की दुल्हन बनकर इस घर में आई थी। दोनों की ही अरेंज कम लव मैरिज थी। लव मैरिज जब मजबूरी में अरेंज की जाती है तब जाहिर सी बात है कि ससुराल वालों के दिल में बहू की जगह बनाने में वैसे भी बहुत देर लगती है। शादी कर रचना जब ससुराल आई तो ससुराल में सास मालिनी जी, ननद साबी, देवर सुदेश और पति मयंक ही था। घर में सास मालिनी जी का रुतबा था। मजाल है उनके सामने दोनों बेटे कुछ कह जाएं। पर रचना ने अपनी तरफ से कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी। अपनी तरफ से उसने हमेशा ससुराल वाले को खुश करने की कोशिश ही की थी। लेकिन ससुराल वालों को कभी खुश न होना था तो ना वो लोग हुए, और इस आग में घी का काम रचना के मान न बनने के पूरी तरह से किया। शादी के 2-3 साल तक तो मयंक खुद ही बच्चा नहीं चाहता था। लेकिन 1 साल पूरा होते होते तो मालिनी जी ने बच्चे की रट लगा दी। उनका बच्चे के लिए इतना मन देखकर आखिर मयंक फैमिली प्लान करने को तैयार हुआ। लेकिन काफ़ी कोशिशों के बावजूद भी रचना कंसीव नहीं कर पाई। इन्हीं कोशिशों में 2 साल और निकल गए। साथ ही साथ मालिनी जी के ताने भी तेज होते गए। तब डॉक्टर के कहने पर दोनों ने अपना पूरा मेडिकल चेकअप करवाया। पहले तो मयंक तैयार ही नहीं हुआ और ना ही मालिनी जी इसके लिए तैयार थी। उनके अनुसार तो कमी रचना में ही थी। बड़ी मुश्किल से मयंक राजी हुआ था। लेकिन जब रिपोर्ट आई तो पता चला कि कमी रचना में ही थी। हालांकि रचना ने रिपोर्ट नहीं देखी थी। उसने तो बस मयंक की बातों पर विश्वास किया था। बस तब से मालिनी जी मयंक की दूसरी शादी की बात शुरू कर दी। मयंक कभी भी इसके लिए तैयार नहीं हुआ। उसने बच्चा गोद लेने के लिए भी कहा, लेकिन मालिनी जी तैयार नहीं हुई। अब तो देवर सुदेश की भी शादी हो चुकी थी और देवरानी नेहा ने 2 महीने बाद ही खुशखबरी सुना दी। बस फिर क्या थी, तानों का वार और तेज होता गया। एक दिन ऐसा नहीं जाता था जब मालिनी जी उसके दिल के टुकड़े टुकड़े ना कर देती। लेकिन हर बार मयंक उसके साथ खड़ा हो जाता। बस यही उसके लिए सुकून के पल होते थे। कुछ ही दिनों बाद मालिनी जी ने रचना का कमरा ऊपर वाले फ्लोर पर कर दिया। साथ ही एक छोटी रसोई भी बनवा दी, ये कहकर कि वे रचना का साया नेहा पर नहीं पड़ने देंगी। आज देवरानी का बेटा भी 1 साल का हो चुका है। लेकिन मजाल है कि मालिनी जी ने आज तक उस बच्चे को रचना के हाथ तक लगाने दिए हों। आज साबी की सगाई थी, खास ननद की सगाई थी। लेकिन ये बात उसे पड़ोस में से पता चला। सुबह जब सब लोग घर से निकलने की तैयारी कर रहे थे तो रचना वहाँ पहुँच गई और सबसे पहला सवाल मालिनी जी से किया, मम्मी जी आपने बताया तक नहीं कि आज साबी की सगाई है। क्या मैं इस घर की सदस्य नहीं हूँ? मुझे जानने का हक नहीं है? लेकिन मालिनी जी ने रचना की तरफ देखने की जगह मयंक से सवाल किया, तूने बताया नहीं इसे? इतने में मयंक रचना के पास आया और उसे ऊपर ले जाते हुए बोला, रचना अभी ये सब बात छोड़ो, चलो ऊपर चलो। नहीं मयंक, एक गलत है। मुझे पड़ोसियों से पता चल रहा है कि सावी की सगाई है। मैं भी तो भाभी हूँ उसकी। ले जाना तो दूर की बात, मैं ये बात जानूँ क्या ये मेरा हक नहीं है? इतने में मालिनी जी गुस्सा होते हुए बोली, आज खुशी का दिन है और मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी की झोली आशीर्वाद से भरे। अपनी बेटी पर तेरा साया नहीं चाहती थी, इसलिए तुझे नहीं बताया। माँ अब बस भी करो ना, मैं रचना को लेकर जा तो रहा हूँ, फिर क्यों बोले जा रही हो आप? मयंक का रचना के साथ देना मालिनी जी को अच्छा नहीं लगा तो वे मयंक को सुनाते हुए बोली, हाँ
तू ही साथ दे इसका। एक बार मेरी बेटी की शादी हो जाने दे, उसके बाद तो इसका इस घर से हमेशा हमेशा के लिए किस्सा ही ख़त्म करूँगी। मैं तेरी दूसरी शादी करवा कर ही रहूँगी। पता नहीं तू क्यों झेल रहा है इस बांझ को। बस करो माँ, एक शब्द भी नहीं बोलोगी अब। अचानक मयंक बोला तो मालिनी जी चुप हो गई। मयंक रचना का हाथ पकड़कर उसे ऊपर लेकर आ गया। रचना की आंखों में आंसू बहे जा रहे थे। मयंक उससे समझाते हुए बोला, बस इसीलिए मैं तुम्हें नहीं बता रहा था। मैं जानता था कि तुम्हें दुख होगा, क्योंकि माँ तुम्हें ले जाने को तैयार नहीं होगी। देखो रचना, मेरी बात को समझो। बड़ा भाई होने के नाते मुझे तो जाना ही पड़ेगा, पर मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहता था, इसलिए तुम्हें नहीं बताया। प्लीज़ मेरी बात को समझो। मयंक अपनी बात समझाते हुए बोला। खूब देर तक उसे चुप कराने की कोशिश करता रहा। तभी नीचे से मालिनी जी की आवाज़ आई, मयंक जल्दी चलो, देर हो रही है, लड़के वाले आ गए होंगे। सुनकर मयंक ने रचना को कहा, रचना देखो, मुझे अपनी जिम्मेदारी तो निभानी ही पड़ेगी ना। प्लीज़ तुम रो मत। अगर तुम इसी तरह रोती रहोगी तो मेरा दिल नहीं लगेगा, और अगर तुम चाहती हो तो मैं भी नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हारे पास ही बैठ जाता हूँ। कहकर मयंक वहीं पलंग पर बैठ गया। उसे वहाँ ऐसे बैठे देखकर रचना के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वे अपने आंसू पोंछते हुए बोली, मैं भला कौन होती हूँ एक भाई को अपनी बहन की सगाई में जाने से रोकने वाली। मैं साबी को इतने खूबसूरत दिन को ख़राब नहीं करूँगी। तुम जाओ, मैं नहीं रो रही हूँ। कहते हुए रचना ने मयंक को वहाँ से विदा किया। मयंक को विदा करने के काफ़ी देर तक रचना यूं ही चुपचाप बैठी रही। फिर पता नहीं क्या सोचकर अलमारी की सफाई करने लगी। उस अलमारी की सफाई जिसे मयंक कभी हाथ तक नहीं लगाने देता था। काफ़ी दिन से मयंक अलमारी की सफाई करने के लिए कह रहा था। सो रचना ने सोचा कि मयंक को तो वक्त मिल नहीं रहा है, इसलिए वे ही इसे साफ कर देगी। और अलमीरा की सफाई करते समय ये रिपोर्ट वाली फाइल उसके हाथ लगी। बस तब से रचना यूं ही शॉक होकर बैठी हुई थी। कुछ सोचकर रचना उठी और घर को लॉक कर बाहर निकल गई। कुछ देर बाद सब लोग घर पर आ गए। तब तक रचना भी घर आ गई। जब रचना वापस घर आई तो मयंक ने उसे देखकर कहा, रचना कहाँ गई थी तुम? उसे देखकर रचना को बात करने की इच्छा नहीं हो रही थी, पर फिर भी बोली, डॉक्टर के पास गई थी, मन कुछ खराब हो रहा था। क्या कहा डॉक्टर ने? मयंक ने फिक्र जताते हुए कहा, डॉक्टर ने कहा कि मैं माँ बन सकती हूँ, मुझ में कोई कमी नहीं है, इसलिए आते समय रास्ते से मिठाई लेकर आई हूँ। कहते हुए रचना मिठाई का डब्बा लेकर मयंक के पास आई और उसे खोलकर मयंक के मुंह मीठा कराने लगी। पर मयंक ने उसका हाथ रोकते हुए कहा, पर रचना, वे मेडिकल रिपोर्ट तो अरे हाँ, वे मेडिकल रिपोर्ट, उस रिपोर्ट में तो कहीं नहीं लिखा था कि मैं माँ नहीं बन सकती हूँ, है ना मयंक? रचना ने प्रश्न भरी नज़रों से मयंक की तरफ देखा। तब तक मालिनी जी बोली, अब चाहे तू कुछ भी तमाशा कर ले, तू इस घर में नहीं रहेगी। अब तो मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करके ही रहूंगी। तेरे जैसी बांझ को इस घर में मैं बिल्कुल न रहने दूँ। बांझ, आज ये सब चुभ नहीं रहा है मुझे। जानते हो क्यों मयंक? क्योंकि आज तुम्हारी रिपोर्ट मेरे हाथ में आई है। ये बांझ सब तो उस धोखे से बहुत छोटा है जो तुम मेरे साथ कर रहे हो। तुम्हारी माँ मुझ पर तानों का वार पर वार किए जा रही थी और तुम चुपचाप सुने जा रहे थे। मुझे लगा था कि तुम मेरा साथ दे रहे हो, तुम मुझे अकेला कभी नहीं छोड़ोगे, लेकिन सबसे पहले अकेला तो तुमने छोड़ा मुझे, बस अब और नहीं। रचना, मुझे माफ़ कर दो, मुझे हिम्मत ही नहीं हुई कि मयंक कहते कहते चुप हो गया। तू क्यों उससे माफ़ी मांग रहे हो? इसके जैसे बहुत आएगी, जाने दे इसे। तेरे लिए मैं एक से बढ़कर एक रिश्ता लेकर आऊँगी। बिल्कुल माँ जी, बिल्कुल लाइए, अपने बेटे की दूसरी शादी करवाइए, पर उससे भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आपका बेटा ही पिता नहीं बन सकता। रचना की बात सुनकर मालिनी जी ने मयंक की तरफ देखा। मयंक गर्दन झुकाए खड़ा हुआ था। मालिनी जी को समझते देर नहीं लगी कि आखिर मयंक किस बात की माफ़ी रचना से मांग रहा है। यह देखकर वह अपनी बात पलटते हुए बोली, बहुत ठीक है, मयंक से गलती हो गई। अब तू क्या बात पकड़ कर बैठी हुई है? बच्चा नहीं हो सकता तो बच्चा गोद लिया जा सकता है। अरे वाह माँ जी, बहुत जल्दी बात पलटना तो कोई आपसे सीखे। बहू बांझ है तो दूसरी बहू आ जाएगी, लेकिन बेटा बच्चा पैदा नहीं कर सकता तो बच्चा गोद ले लेंगे? क्यों? मुझे ये फैसला मंजूर नहीं। मुझे इस धोखे से भरे हुए रिश्ते से छुटकारा चाहिए। कहकर रचना अपने कमरे में अपना सामान लेने चली गई। मालिनी जी उसे खूब रोकने की कोशिश की, पर रचना नहीं रुकी और आखिर ये रिश्ता यहीं ख़त्म हो गया। कहानी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा।